गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एक हॉरर सीरीज जो कि जल्दी ही डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई है। और ये एक साउथ कोरियन मिस्ट्री हॉरर सीरीज़ है जिसका नाम है लाइट शॉप। ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें टोटल 8 एपिसोड है जिसमें आज हम एपिसोड 1 की बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक सफ़ेद कपड़े वाली लेडी को देखते हैं जो कि एक लाइट शॉप के बाहर खड़ी हुई थी। वो अंदर झांक रही होती है लेकिन शॉप के अंदर नहीं जाती है। हम नोटिस कर पाते हैं कि उस शॉप के अलावा इर्द गिर्द हर जगह पर बहुत अंधेरा होता है। खैर, इसके चलते अब वह अंधेरी गली में कहीं चली जाती है, जिसके बाद हम आगे बस के अंदर यूनमिन नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपने काम से वापस आ रहा था। अब जब वह बस से नीचे उतरता है तो उसके ठीक सामने बस स्टॉप की ही एक बेंच के ऊपर वही लेडी बैठी हुई थी जो कि शॉप पर थी, जिसका नाम असल में जियोंग था, जो कि थोड़ी सी क्रीपी, परेशान और बहुत ही अजीब सी लग रही थी। लेकिन ह्यूनमिन उससे कोई बात नहीं करता है और वो उसे इग्नोर करके अपने घर की तरफ चला जाता है। जिसके अगले दिन जब वो फिर से काम से वापस आता है तो वापस बेंच पर वो जियोंग को बैठा हुआ देखता है और आज उसके पास एक सूटकेस भी था। लेकिन आज भी ह्यूनमिन उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। पर तब जियोंग बेंच पर अपने फिंगर से टैप टैप करती है। लेकिन वियर्ड बात यहाँ पर ये होती है कि वो अपनी उंगलियों से ऐसा कैसे कर पा रही थी। अगर आप अपने स्किन से ऐसा करोगे तो यह करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। यहाँ पर आवाज़ इतनी तेज़ आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, पर फिर भी ह्यूनमिन वहाँ से चला जाता है। अब तीसरे दिन भी सेम चीज़ होती है और जियोंग वापस से आज बेंच पर ही बैठी थी और इस बार ह्यूनमिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जियोंग से वहाँ पर बैठे रहने का कारण पूछता है। साथ ही साथ वो उसको बताता भी है कि जिस बस के अंदर वो आया है वो वहाँ पर आखिरी बस थी और आसपास कोई टैक्सी भी नहीं चलती है। और यही बताते हुए ह्यूनमिन ने अपने फ़ोन को जियोंग को देने की कोशिश करी थी ताकि वो कॉल करके कैब बुक कर ले या फिर अपने किसी घर वाले को यहाँ पर बुला ले। अब इसी दौरान ह्यूनमिन यह भी नोटिस करता है कि उसका जो फ़ोन था वो टूट गया था। उसकी स्क्रीन क्रैक हो रखी थी बट वो चल रहा था और यह देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बारे में उसे रास्ते में पता ही नहीं चला। खैर, अभी के लिए जियोंग कुछ खास रिस्पॉन्स ना करते हुए ह्यूनमिन से बस इतना पूछती है क्या वो उसको जानता है। यह बात सुनने के बाद ह्यूनमिन को कुछ भी समझ नहीं आता है वो इसका क्या जवाब दे, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। खैर, अगले दिन जब वह वापस से ह्यूनमिन अपने काम से वापस आ रहा होता है तो वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और आज भी जियोंग ऐसे ही बारिश में सेम स्पॉट पर बैठी किसी का इंतज़ार कर रही होती है। ये देखकर तुरंत ह्यूनमिन अपना अम्ब्रेला उसको बताता है कि उसका घर पास में ही है तो जियोंग ही अम्ब्रेला रख सकती है और वह खुद भागकर घर चला जाएगा। लेकिन इस बार भी जियोंग का सेम सवाल रहता है कि क्या वो उसको जानता है और इस बार ह्यूनमिन हाँ बोल देता है और उसको याद दिलवाने की कोशिश करता है कि उसने पिछले दिन ही उससे बात करी थी। उसे यह सब सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा भी लग रहा था। अब जब जियोंग उससे वापस से एक अजीब सा सवाल करती है कि क्या वो उसको कल वापस से मिलेगा, ह्यूनमिन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसलिए वो बस अपना अम्ब्रेला देकर वहाँ से जाना चाहता था। तभी जियोंग ह्यूनमिन से उसके साथ उसके घर जाने के लिए पूछती है। वो कहती है कि वो कल यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, उसके पास रात तक का ही समय है। अब ह्यूनमिन को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था पर वो इस पर मान जाता है और दोनों एक अपार्टमेंट में 8th फ्लोर पर जाते हैं। रूम के अंदर जाने के बाद जब ह्यूनमिन लाइट्स को ऑन करने वाला था तो अचानक से ही जियोंग उसको मना कर दिया। ऐसा करने से जो बहुत ही अजीब सी बात थी। खैर, अभी जब जियोंग घर के अंदर आती है तो अचानक से घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है जो कि ऑटोमेटिक हुआ था और यह सीन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर ह्यूनमिन ने किसी स्पिरिट को इनवाइट कर लिया है। खैर, अब सीन यहाँ से कट होकर यूजीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की
तरफ जाता है, जहां हम हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी नर्सेस को देखते हैं, जो कि एक नर्स जो कि उनकी हेड होती हैं मिस ह्यू, उनके साथ डिनर करने के लिए जाना चाहते थे। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं तो उनको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। अब इस पर पहले तो उनकी हेड ह्यू मना कर देती है, पर बाद में जब योंगजी नाम की दूसरी नर्स अभी के लिए ह्यू का काम संभालने की बात करती है तो वह लंच करने के लिए राज़ी हो जाती हैं। फिर जब योंगजी अकेले काम कर रही थी तभी आईसीयू के अंदर एक अननोन आदमी आता है, यानी कि ये लोग इंटेंसिव केयर यूनिट में काम किया करती थी, पर क्योंकि आईसीयू के अंदर सिर्फ स्टाफ मेंबर्स अलाउड थे या फिर वो परिजन जो कि वहाँ पर परमिशन लेके आया करते हैं, इसलिए योंगजी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती हैं। लेकिन इस बात पर वो व्यक्ति इतना सा पूछता है कि मुर्दा घर कहाँ पर है, और यह काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी। पर अभी योंगजी इस बारे में उस आदमी से कुछ पूछ पाती इससे पहले ही आईसीयू के अंदर एक मौजूदा मरीज की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और योंगजी इसकी हालत को स्टेबल करने के लिए वो बाकी नर्सेस के साथ उस आदमी के पास चली जाती है। जब वो नर्स दोबारा वहाँ आती है तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। खैर, अब यहाँ से सीन सीधा ब्योंगजिन नाम के कैरेक्टर में ठंड से ठिठुरते हुए सोने की कोशिश कर रहा था। बाहर एक कुत्ते के भौंकने की वजह से वह सो भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो गुस्से से गेट पर जाकर फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है। वहीं हम लाइट शॉप के अंदर ब्योंग नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि असल में उस शॉप का ओनर था। यह शॉप वही है जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई थी, जहां पर वह सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की भी थी। यहाँ पर वियर्ड बात यह होती है कि शॉप के अंदर भी उसने सनग्लासेस लगाकर रखे हुए थे। एक लाइट बल्ब को देख रहा होता है। वो अचानक से ही उसकी शॉप के अंदर एक कस्टमर आकर उससे लाइट बल्ब मांगता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह थी कि जो ब्योंग की शॉप पूरी रात खुली रहती और जब भी कोई कस्टमर उसकी शॉप के अंदर आया करता था तो वो ब्योंग सबसे पहले उसके आने का पर्पस पूछा करता था। अभी के लिए उस कस्टमर की वहाँ पर जाने के बाद में एक डायरी को वह निकालता है, जिसके अंदर उसने काफ़ी सारे नाम लिखे हुए थे। तभी अचानक से उसकी शॉप पर वही आदमी आता है जो कि हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर घुस गया था। अब ब्योंग उससे भी उसके वहाँ पर आने का पर्पस पूछता है, जिस पर वो आदमी ब्योंग को कोई रिप्लाई नहीं देता है और बस शॉप में लगी हुई लाइट्स को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि नॉर्मल कस्टमर थी। वो ब्योंग से यह भी कहती है कि यह शॉप दिन में किसी को भी नहीं दिखती है या फिर कोई इसे नोटिस नहीं करता है, लेकिन रात में ये काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करती है। खैर, अब वो ब्योंग से एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लेने के बाद वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इलगुआंग हाई स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रही थी और ऊपर क्लासरूम में कोई लेक्चर चल रहा होता है। यहाँ पर जितनी भी कहानी है ये काफ़ी वियर्ड दिखाई गई है और यहाँ पर जितने भी सीन्स हैं वो सारे हमें रात के ही दिखाए गए हैं। खैर, अब क्लास के अंदर हम ह्यूंजू को देख पाते हैं जो कि प्लेग्राउंड में खड़ी हुई लड़की को देखकर हैंड वेव कर रही होती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात यह है कि उसे कोई भी हैंड वेव नहीं करता है। और तभी वहाँ पर एक टीचर क्लास के अंदर अटेंडेंस लेना चालू करती है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह होती है कि जो उसकी 3 दोस्त होती हैं उनके नाम तो लिए जाते हैं, लेकिन टीचर ह्यूंजू का नाम नहीं लेती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बात थी। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो रही थी, जिससे कि सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर ह्यूंजी की फ्रेंड होती है जिसका नाम बोबे होता है। वो एक लड़की के बारे में एक हॉरर स्टोरी बताना चालू कर देती है कि यहाँ पर एक अकेली लड़की रहती है। वो यह भी बताती है कि यह जो बच्ची है वह स्कूल के अंदर ही रहती है और जहाँ पर भी कोई भी खाली सीट होगी वो वहीं पर आकर बैठ जाती है और हम बहुत ही कम लोग उसको देख पाते हैं। इसका मतलब यही था कि वो एक हंटिंग स्पिरिट थी। खैर, अब ह्यूंजू भी इस बात को ध्यान से सुन रही होती है
और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था, वो खाली सब कुछ सुन रही होती है। खैर अब आगे स्कूल खत्म होने के बाद जब ह्यूंजी, बोबे और उसके बाकी दोस्त जो होती हैं वो घर की तरफ जा रही होती हैं तो रास्ते में एक गली पड़ती है जिसको सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डरावनी गली माना करते हैं। माना जाता था कि वहाँ पर रात में कोई भी नहीं जाता है और वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई रहता है। हर किसी को वहाँ पर किसी की आहट महसूस होती है। अब ह्यूंजू को भी अभी इसी गली से अपनी माँ के लिए कुछ सामान लेने के लिए जाना था, इसीलिए बोबे और बाकी सब तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो उसको नोटिस नहीं करते। लेकिन अब डरते हुए ह्यूंजू अकेले ही उसी गली में जाने लगती है। खैर अब लाइट शॉप के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्योंगजिन पहुँच जाता है, जो कि उस कुत्ते की आवाज़ से परेशान होकर वहाँ पर आया था। उसको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही होती है और अभी वो गुस्से में उस डॉग को ढूंढने के लिए निकला था। अब लाइट शॉप पर लगे हुए बल्ब को देखकर वो एक बल्ब को छूने की कोशिश करता है, जिस पर ऐसा लग रहा था जैसे कि आइस क्रिस्टल्स जम रहे हों। लेकिन तभी वहाँ पर जो ब्योन यंग होता है उसका चश्मा भी जमने लगता है। वो चीन सा हो गया था। वो ब्योंगजिन को ऐसा करने से मना करता है, जिसके बाद में वो भी वहाँ से चला जाता है। वह यह भी कहता है कि उसको कस्टमर से डील करना नहीं आता। खैर अब उसके वहाँ से जाने के बाद ब्योन यंग एक बल्ब को देखते हुए कुछ सोचने लग गया था। हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर काफ़ी अलग अलग टाइप के बल्ब्स रखे हुए थे। कुछ बल्ब बहुत ही मोटे थे, कुछ पतले थे, कुछ अजीब से थे, कुछ की रोशनी बहुत कम थी और कुछ बल्ब की रोशनी ज़्यादा। खैर तभी वहाँ पर हेवन नाम की भी एक लेडी आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गीली हो रखी थी। उसके बाल बिल्कुल गीले थे और वो खुद भी एक बल्ब को छूने की कोशिश करती है, पर ब्योन यंग अपने चश्मे को टच करता है और वो हाइवन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके अगले ही पल हाइवन वहाँ से चली जाती है। अब वहीं पर ह्यूंजू को ऐसा लग रहा था कि जैसे उस गली के अंदर कोई उसका पीछा कर रहा है और तब वो भागते हुए सीधा लाइट शॉप में आ जाती है और वो यहाँ पर बल्ब खरीदने के लिए ही आई हुई होती है। तभी ब्योन यंग उसको एक टॉफ़ी खाने के लिए देता है, जो कि येलो कलर के रैपर में थी और उसका फ्लेवर बटर वाला था। ह्यूंजू यहाँ पर ब्योन यंग से कहती है कि वो उसके लिए टॉफ़ी का हमेशा रैपर ओपन करके क्यों देता है, तो वो ये कहती है कि वो कोई बच्ची नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर ब्योन यंग के लिए वो बच्ची ही थी। जिस पर वो उससे यह पूछती है कि उसको वो बच्ची क्यों लगती है, तो वो बताता है कि उसकी भी एक बच्ची हुआ करती थी, जिसके चलते उसे उसकी याद आती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसने अपने गले के अंदर एक लॉकेट पहना हुआ था और यह बच्चों का ही लॉकेट था और इसलिए वो उसको बच्चा ही समझा करता है। खैर तब हम ह्यूंजू की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो लॉकेट उसके पिता ने उसको दूसरे शहर कमाने जाने से पहले एक निशानी के तौर पर दिया था। अब ह्यूंजू हमेशा की तरह टॉफ़ी के रैपर की एक बटरफ्लाई बनाकर वो ब्योन यंग को दे देती है, जिसको ब्योन यंग फिलहाल अपने पास रख लेता है। तभी ह्यूंजू उसे उसकी एज के बारे में पूछती है, जिस पर ब्योन की वह काफ़ी बड़ा है, इतना तो है कि हाँ उसकी एक बच्ची हो सकती है। खैर तब हम टेबल पर पड़े हुए एक आईने में देखते हैं कि ब्योन यंग बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति है, लेकिन वो बाकी सबको जवान दिखाई देता है, जो कि उसको अपने आप में ही एक मिस्टीरियस पर्सन बना देती है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही अजीब हरकतें भी किया करता था और वो ह्यू जो होती है वो ब्योन यंग को उसको अपने साथ गली में हुई चीज़ बताती है। वो उसे बताती है कि उसने गली के कॉर्नर में किसी को तो देखा था। अब ह्यूंजू की ये बात सुनकर ब्योन यंग सीरियस हो जाता है,
और वो ह्योंजू को समझाता है कि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है जिसकी मदद से वो स्ट्रेंजर्स को देख सकती है, और वो है जिनको आम लोग नहीं देख सकते हैं। वो लोग तो नॉर्मल इंसानों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर तुम उन्हें बहुत ही आसानी से पहचान सकती हो अगर आप बहुत ही ज़्यादा उन्हें क्लोजली से देखो। अब बियॉन यंग भी उनको देख सकता था। साथ ही साथ वो ह्योंजू को सजेस्ट भी करता है कि अगली बार उसे कोई ऐसा स्ट्रेंजर मिलता है तो वह उसे ऐसा दिखाए जैसे कि उसने उन्हें देखा ही नहीं है, और बस वहाँ से कोई भी बहाना करके निकल जाए, क्योंकि स्ट्रेंजर सच में बहुत ही खतरनाक होते हैं। तब बियॉन यंग ह्योंजू को एक लाइट भी देता है जिसको वह आते जाते इस्तेमाल कर सकती थी, जो कि हाथ से ही रिचार्ज होकर जल जाया करती है। अब ह्योंजू भी खुशी से उसको लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब इसके बाद ह्योंजू के जाने के बाद वहाँ पर जो बियॉन यंग था वो ह्योंजू की बनाई हुई बटरफ्लाई को एक बॉक्स में रख लेता है, जिसके अंदर पहले से ही काफ़ी सारे सेम रैपर्स रखे हुए थे, यानी कि ये पहली बार नहीं था जब वहाँ पर ह्योंजू आई थी। मीनवाइल इसके बाद हमें जियोंग और इसके बाद ह्योनबिन के अपार्टमेंट को देखते हैं, यानी कि 8th फ्लोर पर। अब यहाँ पर जो जियोंग की उंगली को देखकर ह्योनबिन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके जो नाखून थे वो उसके उल्टी तरफ थे, जो कि सच में बहुत ही क्रीपी था। यानी कि वो भी एक स्ट्रेंजर है जिसके बारे में बियॉन यंग ने स्टार्टिंग में बताया था। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल यह है कि आपने शुरुआत में यह भी देखा था कि जो जियोंग थी वो बेंच के ऊपर बैठे बैठे अपने फिंगर्स को टैप कर रही होती है, जिससे बहुत ही तेज़ आवाज़ आ रही थी। और उसका सिंपल सा रीज़न यही था कि उसके जो नेल्स थे उसके उल्टी तरफ थे। और ये बात सब आखिर कैसे हुआ, तो इसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता चलेगा। खैर, तभी जो जियोंग होती है वो अपने सूटकेस को खोलती है, जिसके अंदर उसने काफ़ी सारे टूल्स को रखा हुआ था, जिनको लेकर वो ह्योनबिन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जिसके बाद सीन सीधे ह्योंजू पर आता है, जो कि अपने अपार्टमेंट में आ गई थी। वो भी सेम 8th फ्लोर पर ही रहा करती है। अब जब ह्योंजू अपने रूम की तरफ जा रही होती है, तब वो जियोंग को उसके सूटकेस को घसीट कर ले जाते हुए नोटिस करती है, और ह्योंजू उसको गुड इवनिंग भी कहती है, जिससे कि जो जियोंग को ये समझ आ गया था कि ह्योंजू उसको देख सकती है, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। इवन उस समय हम जियोंग के सूटकेस से खून बाहर आता हुआ नोटिस करते हैं, जिसका मतलब साफ था कि जियोंग ने ह्योनबिन के साथ कुछ बहुत ही गलत किया है, और उसके सूटकेस में उसको भरकर वो कहीं ले जा रही थी। जिसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 में क्या होगा वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही देखना है तो कमेंट में एपिसोड 2 ज़रूर लिखें।